अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत 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 मुबारक हो। मैं हूँ आपका होस्ट शराज बट ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर हमारी ईद नशरियात को मुनक्किद करवाने का मकसद ये होता है कि ख़ास तौर पर आपके साथ ईद की खुशियाँ जो है वो शेयर की जाएँ। और ख़ास तौर पर हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे स्टूडियो सेट के ऊपर जो ईद की मुनासबत से सजाया जाता है, इस पर फैसलाबाद शहर की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात अपनी फैमिलीज़ के साथ हमारे साथ मौजूद होती हैं। और उसका मकसद ये होता है कि उनसे ये जाना जाए कि भाई उनकी ईद कैसी गुजरती है। और आज भी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईद मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने अहले खाना के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सिर्फ मिलना है और खाने पीने खाने हैं। मिलना है, खाने पीने खाने हैं, दैट इज़ गुड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ईद। लेकिन एक बड़ा बिगर पोर्शन जो ईद का है वो ये है कि आपने सदका फ़ितर करना है, आपने फितराना निकालना है, आपने सदका करना है, आपने ज़कात निकालनी है। और ख़ास तौर पर उन लोगों का ईद के ऊपर ख्याल रखना है जो कि ईद मनाने से कासिर हैं। उनकी जेब इजाज़त नहीं देती है कि वो भी उस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करें जिस तरीके से आप करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईद की मुनासबत से और ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर मोमिन वो नहीं है कि जो गम में किसी को याद करे, मोमिन वो है जो खुशी में दूसरों को याद करे। तो दूसरों को याद करें, उनका ख्याल रखें। जैसे आप ईद मना रहे हैं, बाकी लोगों का भी हक है ईद मनाने का। उन लोगों का ख़ास ख्याल रखना है जिनकी जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो आपसे आके मांगेंगे भी नहीं। आपको ये चीज़ खुद जज करनी पड़ेगी, खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। बाकायदा शुरुआत करते हैं हमारी ट्रांसमिशन के। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूँ। उसके बाद हम उनसे बड़ी मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी ईद के मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। इसके साथ साथ चेयरमैन हैं आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फैसलाबाद डिवीजन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको ईद मुबारक हो। थैंक यू जी। कैसे? ठीक ठाक है? आपको बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद आदिल, जो कि राना साहब के बेटे हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल। इनके साथ साथ राना मोहम्मद हुज़ैफा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऊंची बोलें, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वेरी गुड। हुज़ैफा भी मौजूद हैं, आदिल भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं राना साहब से बात करने से भी पहले मैं आदिल से बात करूँगा। आदिल, आप, मुझे पता लगा एक सीक्रेट आपके बारे में कि आप व्लॉगर हैं। यस। आप व्लॉगिंग भी करते हैं? इतनी सी उम्र में माशाल्लाह व्लॉगिंग करते हैं और यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया हुआ है। यस। अच्छा, तो ये बताएं कि यूट्यूब चैनल पे किस तरह की वीडियोस लगाते हैं आप? डेली रूटीन? व्लॉगिंग वीडियो डेली रूटीन की नहीं लगाता, मतलब कभी कभार अगर टाइम मिल गया तो व्लॉग वीडियो डाल दी। और जैसे आज मैं इधर आया तो मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। मैं देख रहा था। मैंने कभी कभार अगर मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मम्मा पापा कहते हैं वीडियो बना लो, तो मैं फारिग होकर वीडियो बना लेता हूँ साथ। अच्छा, वीडियो का कंटेंट क्या होता है? डेली रूटीन शेयर करनी होती है या क्या होता है? नहीं, अगर कभी हम लोग कहीं आउटिंग पे गए हैं किसी चीज़ के अंदर, जिस तरह अगर हम लोग इफ्तारी पे गए हैं, उधर हमने बना लिया कज़न के घर इफ्तार, फिर कैनवास उसकी एडिटिंग वगैरह सारा करके हमने। अच्छा, कैनवा से एडिटिंग भी करते हैं? वाओ, दैट इज़ नाइस। कैनवा से एडिटिंग भी खुद ही करते हैं और वीडियो भी खुद ही बनाते हैं। ये बच्चों के लिए मोटिवेशन है। तो राना साहब बताएगा, ये आपने सिखाया या खुद सीख गया? नहीं जी, हमें तो आज तक इन चीज़ों का पता नहीं चला। अच्छा। ये माशाल्लाह आज की जो नई जनरेशन है, ये आदिल माशाल्लाह सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं तेज़ है। ये पढ़ाई में माशाल्लाह टॉपर है। पिछले 5 साल से ये अपने स्कूल का माशाल्लाह टॉप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें इसका शुमार होता है। इसकी इजाज़त भी हमने इसीलिए इसको दी है। इसने खुद ही सीखा है आप जैसे लोगों से। माशाल्लाह आप तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे हैं। हाँ। तो हाँ जी, तो इस तरह ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो सीख के ये खुद ही जो है वो कर रहा है। तो ऐसा ऐसा लगा रहेगा। साथ इसको इतनी परमिशन दी है सिर्फ कि जो इसका फ्री टाइम होता है, बजाय इसको कि वो कार्टून वगैरह देखने में, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। नहीं, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो प्रॉपर टाइम देगा। जो इसके पास फालतू टाइम होगा, अगर कहीं हम गए हैं आउटिंग पे कहीं गए हैं, अगर वहाँ ये बना लेता है तो उसका कोई हर्ज भी नहीं है और इसको एक अच्छी जो है ना वो एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है। दैट इज़ नाइस, बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ईद के हवाले से ईद कैसी गुजरती है? घर पे गुजरती है, फैमिली के साथ चले जाते हैं, भाइयों की तरफ जाते हैं, क्या प्लान होते हैं ईद के? हाँ जी, फैमिली और भाइयों की तरफ तो जाना होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आपने जो शुरू में बात की थी, ईद की असल खुशी ये होती है कि आप उन लोगों को मिलें जो इसकी हकीकी खुशियों से महरूम हैं। आप अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करें। उसमें हमारी फैक्ट्रियों के वर्कर आ जाते हैं, बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, हमसाए हैं
जो लोग सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो माली मुश्किलात में होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे जाके गले मिलने में जो आपको एक मज़ा है और उनको अपने साथ शामिल करें अपनी खुशियों में, ये वो असल चीज़ है। अगर आप ईद की खुशियाँ दोबारा करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। बाकी आप फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ तो मिलते ही हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपने उन वर्कर्स को, और मैं अपने गांव चला जाता हूँ, वहाँ पे हमारे जो रिलेटिव हैं, जो लोग थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके पास चले गए, उनको टाइम दिया, कोई माली मामनत हो सकी तो वो सारा कुछ किया। मैंने अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में एक चीज़ बनाई हुई है कि हमारा एक ग्रुप है, हम बहुत से ऐसे काम, रफ़ाई काम जो है वो करते हैं। अभी कभी हमने इस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं बताया, लेकिन इस ईद पे भी मैंने एक ख़ास जो है वो काम शुरू किया था कि ऐसे लोग जो इस मुश्किल माशी हालात की वजह से बेरोज़गार हो गए थे और उनके वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हमने उन लोगों की मदद की है। ना सिर्फ उन लोगों के घरों में राशन पहुंचाया, बल्कि उनकी माली मामनत की है, उनके बच्चों की भी मदद की है, ताकि वो हमारी तरह ही वो खुशियाँ सारी मना सकें। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा लोग नहीं, चाहे चंद लोगों को ही शामिल करूं, उनकी इतना हो कि वो एक स्टैंडर्ड की ईद मना सकें। उसके साथ हमने एक और काम शुरू किया है कि लोगों को बेकारी नहीं बनाना। मैंने लास्ट भी आपके प्रोग्राम में यही बात की, रोज़गार देना, रोज़गार देना है। मैंने जो बेवा औरतें हैं, जो इस तरह के जिनके कोई भी कारोबारी, जिनका कोई नहीं है, उनका कोई आमदन का ज़रिया नहीं है, हम दोस्तों ने मिल के उनको ऑनलाइन और उनके घरों में सूट, सबसे पहले हमने उनको 10-10 सूट दिए अपने पास से। उनको हमने कहा जी 8 सूट के पैसे आप लोगों ने खर्चने हैं, 2 सूट के हमें पैसे वापस करने। ठीक। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 50-50 सूटों में पहुंच गई हैं। अब 80% वो हमें देती हैं, 20% हम सिर्फ डालते हैं। अब उनको एक बाइज्जत रोज़गार मिल गया है और वो हमारी आंखों में आंखें मिला के भी बात करती हैं और उनको ये बिल्कुल गिल्टी महसूस नहीं वो करती कि हम किसी से फतराना ले रही हैं, हम किसी से ज़कात ले रही हैं। वो अपना खुद कमा रही हैं और उनका कारोबार भी बढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारा टारगेट है कि जो हमने 50 ऐसे घरों को काम शुरू करवाया था, वो 50 घर 100% हमें पे करना शुरू कर देंगे। अगले वाले 50 घर हमने और शुरू करने हैं। वाह, ये बहुत अच्छा काम है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से राना साहब ने भी बताया कि लोगों को खाना सिर्फ नहीं खिलाना, दैट इज़ अ गुड पार्ट, लेकिन साथ साथ आपने लोगों को रोज़गार देना है। रोज़गार देना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करें तो चेयरमैन भी ह्यूमन राइट्स के, तो उस हवाले से वो अपनी कोशिशों और काविशों में लगे हुए हैं। आपकी कोशिशें और काविशें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये बताएगा कि बच्चों को ईदी कितनी मिलती है। अब मैं आता हूँ ईदी की तरफ, तो सबसे पहले मैं पूछूँ किससे? हुज़ैफ़ा ज़ोश। हुज़ैफ़ा, कितनी ईदी मिलती है पापा से? आपको पापा से ज़्यादा ईदी मिलती है या मम्मा से? पापा से। पापा से। पापा से ज़्यादा ईदी जब मिलती है तो आप उस ईदी का क्या करते हो, क्या ख़रीदते हो? चीज़। क्या चीज़ खरीदते हो? सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या है? कपड़े पसंद है या खाने पीने की कोई चीज़? सबसे पहले मैं स्कूल में डोनेशन देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्कूल में डोनेशन देते हैं। स्कूल में जाके आप उस ईदी में से डोनेशन देते हैं? और साहब इसने, मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, इसने इस दफ़ा एडवांस अपनी ईदी लेके 1500 रुपया एक बॉक्स में डाल के अपने स्कूल को डोनेट किया है। वो उन बच्चों के लिए, वो मैंने सजेशन दी थी इनके स्कूल में, जब इनका, मैं वहाँ पे चीफ गेस्ट बना था, जब इनका एनुअल वहाँ पे था फंक्शन, मैंने उनको कहा था कि ऐसे लोग जो, जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हम कोशिश और काविश करेंगे। तो मैंने ह्यूमन राइट्स की तरफ से इस चीज़ को लेके चला, कुछ दोस्तों को साथ मिलाया और अपने बच्चों को मोटिवेट किया। माशाल्लाह, बेटा ये बड़ा अच्छा आपने खूबसूरत बताया कि एक मेरे कज़न का बेटा है, वो कनाडा में है, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने, उसके बच्चे ने आके बोला पापा मुझे अपने स्कूल के अंदर डोनेशन देना है। तो पापा ने उसको $100 दे दिया, दे दो। कहा नहीं, द स्कूल इज़ आस्किंग मी टू गिव समथिंग ऑफ माई ओन, कि मेरा अपना, जो मेरी अपनी पोजेशन है, मेरे अपने खिलौने, मेरी अपनी वीडियो गेम्स, मेरे अपने कपड़े, इनमें से कुछ दो, ताकि बच्चे का एक हौसला अफजाई होता है कि अपने शेयरिंग, और जो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप केयर शो करेंगे। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने किचन में, और हमारे साथ किचन में मौजूद हैं हमारे शेफ़ बीनिश, और उनके साथ साथ मौजूद हैं शेफ़ जाज़ेब। तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी है हमारे साथ ईद आपकी?
अच्छी गुजरी है। सिटी 41 हमारी फैमिली है, वो फैमिली छोड़ के आते हैं, ये फैमिली मिल जाती है, ये फैमिली छोड़ के जाते हैं, वो फैमिली मिल जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तब ये तो नहीं, आप वो वाला गाना नहीं ना गा सकते कि वो ईद आ गई और मेरा यार नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला गाना तो नहीं गाएंगे, हम तो आपके साथ हैं। तो चले अब हम इनसे पूछते हैं कि हमारे शेफ आज हमारे किचन में ईद की मुनासबत से जो हमने आज ये पूरी ट्रांसमिशन सजाई हुई है, आज आपके लिए मज़े मज़े के खाने बनाने जा रहे हैं ईद पर। ख़ास तौर पर आज हम क्या मीठा बनाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है, आई कैन सेंस इट, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि आज हम कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, मैं पूछता हूँ शेफ जान से। जिस तरह शिराज आप कह रहे हैं कि मीठा बनेगा, मीठी ईद है, छोटी ईद मीठी ईद होती है, तो आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, और गुलाब जामुन किस तरीके से बनाए जाएंगे तो हम पूछते हैं हमारे शेफ जाज़िब से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे किचन को ताउन हासिल होता है आप तक पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर पर हमारे ब्रांड्स का, और हमारे स्पॉन्सर्स ब्रांड्स के बगैर हम इस किचन सेगमेंट को पूरा पाया तकमील तक पहुंचाते हुए आप तक पहुंचा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि हमारे ब्रांड्स का ताउन हमें हासिल होता है, और जिसकी बदौलत और जिसके नतीजे में हम कामयाब होते हैं कि हम अपनी ट्रांसमिशन को, अपने सेगमेंट को आप तक पहुँचा सकें। तो हमारे खाने जितने भी बनाए जाते हैं, जितने भी पकवान तैयार होते हैं, उसमें अगर कुकिंग ऑयल की बात हो तो हम कुकिंग ऑयल के ऊपर ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल ख़ास तौर पर वो कुकिंग ऑयल है कि जिसने आपके तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है बिल्कुल, और विटामिन ए और डी से भरपूर है, और इसके साथ साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल में किसी भी किस्म का कोई एडिड एसेंस इस्तेमाल नहीं होता है उसके अरोमा के लिए, उसकी खुशबू के लिए। इसमें तमाम की तमाम जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है, वो इसकी नेचुरल होती है, किसी भी किस्म का कोई एडेड फ्लेवर या एसेंस जो है वो इसमें नहीं डाला जाता है। यही वजह है कि हमारा इंतखाब भी गोल्डन कुकिंग ऑयल होता है, और जितने भी पकवान, जितने भी खाने, जितने भी कुजीन्स तैयार होते हैं वो गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार होते हैं, और यही वजह है कि उनका टेस्ट, उनकी लज्जत, उनकी सेहत के हवाले से बात करें तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गोल्डन कुकिंग ऑयल जो कि सोयाबीन और कनोला के मरकब से तैयार किया जाता है, और यही वजह है कि हमारा एतमाद भी, हमारी जो ख़ास और हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति पे है। हमारे यहाँ जितने भी पकवान तैयार हुए, आज भी हम जो तैयार करने जा रहे हैं गुलाब जामुन, वो भी हम जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल का ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है हम गोल्डन कुकिंग ऑयल का, आज ऑयल इस्तेमाल करना है ना, जी बिल्कुल ऑयल इस्तेमाल करना है तो गोल्डन कुकिंग ऑयल का आज इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ साथ अगर बात करें हम ख़ास तौर पर ड्रिंक्स के हवाले से, कुछ बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक्स के हवाले से, तो करशी ने हमारा काम, हमारी जॉब आसान कर दी है। ख़ास तौर पर अगर बात करें करशी का जाम शीरी और करशी का इलायचीन, करशी को आपके खलूस, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत ने जो है वो नंबर 1 ब्रांड बना दिया है पाकिस्तान का, और नंबर 1 ब्रांड बनाने में आपका बहुत किरदार रहा है। यही वजह है कि करशी आज जो है वो सफ़े अव्वल पर है। और ख़ास तौर पर बात करें करशी के जाम शीरी के हवाले से, तो करशी का जाम शीरी जो है इसमें खालिस अर्क़ियात इस्तेमाल होते हैं, किसी भी किस्म का एडिड एसेंस या फ्लेवर नहीं होता है। इसकी जो स्मेल, इसकी जो खुशबू है वो भी नेचुरल है, और 100% खालिस अर्क़ियात से इसको तैयार किया जाता है। किसी किस्म का कोई एक पानी का बूंद भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही वजह है कि करशी जो है वो पाकिस्तान में, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो, सबका कॉन्फिडेंस जो है वो करशी जीत चुका है। हमारे शेफ़ हज़रात जो है जितने भी इन्होंने ड्रिंक्स तैयार किए हैं, पूरे रमज़ान में मज़े के ड्रिंक्स बना कर दोनों ने पिलाए हैं हम लोगों को, और उसमें भी जितना भी जो ख़ास तौर पर अगर ड्रिंक्स के बारे से बात करें तो ड्रिंक्स दोनों जो हैं वो करशी का इलायचीन और करशी का जो जाम शीरी है वो इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि लाइट रिफ़्रेशिंग करशी जाम शीरी सब पीते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुकिंग के हवाले से, पकवान के हवाले से, और चिकन की जब बात होती है तो हम चिकन की क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम चिकन जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का। सोब्रोसो ने भी आकर के हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। आपको सिर्फ सोब्रोसो का एक पैकेट ख़रीदना है बाज़ार से, घर पे लेके आना है, पैकेट को खोलना है, हंडिया में डालना है, हंडिया तैयार कर लेनी है। कोई आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह जाज़िब होता है ना कि आप चिकन ख़रीद के लेके आए, पहले तो उसकी स्मेल होती है, फिर उसके बाद उसके जो है उसकी चर्बी उतारनी पड़ती है, फिर आपको उसकी सफाई करनी पड़ती है, फिर कटिंग करनी पड़ती है, फिर आपको उसके बाद वॉश करना पड़ता है। ये तमाम प्रोसीजर जो है आपके लिए सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट ने आसान कर दिया है। कढ़ाई कट मौजूद है, ब्रेस्ट फिले मौजूद है, बोनलेस मौजूद है, कीमा मौजूद है,
कोरमा कट मौजूद है, बिरयानी कट मौजूद है, इसके साथ साथ चिकन कचौरी मौजूद है, चिकन नगेट्स मौजूद हैं, चिकन समोसे मौजूद हैं। मैं गिनवाता रहूँगा लेकिन रेंज ख़त्म नहीं होगी, इतनी वाइड रेंज है ख़ास तौर पर सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की। हमारे बच्चे ख़ास तौर पर चिकन नगेट्स पसंद करते हैं। आप अगर उन लोगों में से हैं कि जो नित नए खाने पसंद करते हैं अपने दस्तरखान के ऊपर, तो फिर करशी का जो ख़ास सबरोसो चिकन स्पेशलिस्ट जो इसका चिकन टॉपिंग्स है और चिकन टेंडर्स है और ख़ास तौर पर जो चिकन ब्रेस्ट फिले है, दैट इज़ द बेस्ट रेसिपी पार्टनर फॉर यू। तो सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए। ख़ास तौर पर हमने पूरे रमज़ान में जितने खाने बनाए हैं वो हमने सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का चिकन इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं गुलाब जामुन की तरफ। तो शेफ़ जाज़िब हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ बीनिश भी मौजूद हैं। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलें जी बनाते हैं आज हम गुलाब जामुन। कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे? अच्छा शिराज, ये जो गुलाब जामुन हम बनाने जा रहे हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि खोया नहीं मिलता, ड्राई मिल्क पाउडर से बनाते हैं तो वो गुलाब जामुन फ्राइंग के दौरान जल जाते हैं, मतलब कैरामलाइज हो जाते हैं। तो आज जो गुलाब जामुन हम बनाने जा रहे हैं वो सूजी के साथ बनाएंगे। इसका तरीकाकार इस तरह से कि आपने एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध बराबर मिकदार में ले लीजिएगा। अब मिकदार कितनी लेनी है, जितनी आपकी सूजी है उससे डबल आपने ये लेना है। मतलब अगर 1 कप सूजी यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 कप पानी और 1 कप दूध दोनों बॉयल करने। जैसे उसमें बॉयल आता है तो आपने 1 टेबलस्पून उसके अंदर घी या ऑयल, गोल्डन कुकिंग ऑयल, दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा। जैसे वो इनकॉपरेट होता है तो देन उसमें सूजी थोड़ी थोड़ी डालते जाइएगा और डो बन जाएगी। डो को ठंडा कीजिएगा। ठंडा करने के बाद उसमें बेकिंग पाउडर है, अंडा है और थोड़ा सा मैदा। उसके बाद इसकी डो बन जाएगी। डो के छोटे छोटे बॉल बनाएंगे जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब होंगे और उसके बाद गोल्डन कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे, हल्की आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे। जो फ्राइंग का तरीकाकार होता है गुलाब जामुन का वो ज़रा थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। हमें ये पकौड़े समोसे तो है नहीं कि जिस तरह गर्म ऑयल में डाला तो हो गया, ये देखिए 15 से 20 मिनट बहुत हल्की आंच पे करते हैं। और इसमें सिर्फ ये ख्याल करना होता है कि चम्मच लगे ज़रूर गुलाब जामुन को, लेकिन वो उसके साथ टच ना हो, ज़रा ज़ोर से ना लगे क्योंकि गुलाब जामुन अगर खुल जाए तो सारा ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है आपका। बिल्कुल, ऑयल भी ख़राब हो जाता है और आपके गुलाब जामुन भी टूट जाते हैं। तो आपने बड़ा पेशेंस के साथ, बड़े सब्र के साथ इसको करना है। इंग्रेडिएंट्स बता देगा। इंग्रेडिएंट्स में इशरा जिस तरह मैंने बताया कि अभी मैं पानी और दूध गर्म करूंगा, ठीक है। उसके अंदर गोल्डन कुकिंग ऑयल डाल लूंगा थोड़ा सा। दूसरे उसके बाद आपको सूजी नज़र आ रही है, मैदा है हमारे पास, बादाम गार्निशिंग के लिए और अंडा बाइंडिंग के लिए। और इसका शीरा बनेगा, वो बनेगा 1 कप चीनी, 2 कप पानी और 2 से 3 हरी इलायचियों के साथ। सही। लेकिन कड़छी जामे शीरी हमारे साथ है तो कड़छी का इलायची यूज़ करेंगे, इलायची यूज़ नहीं करेंगे ताकि हमारा जो शीरा है उसके अंदर थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर ऐड हो जाए। बिल्कुल, इलायची का फ्लेवर लाजमी होता है। और गरम गरम गुलाब जामुन अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तरखान के ऊपर मौजूद हो, ईद के दस्तरखान के ऊपर। हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के ऊपर जब तक मैं हेल्प करता हूँ, असिस्ट करता हूँ जाज़िब को और तैयार करता हूँ गुलाब जामुन। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, आदिल और हुज़ैफा भी मौजूद हैं, राना साहब भी मौजूद हैं, मिल के खाएंगे। ले जी जाज़िब तैयार करें, आप एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। तो हमारे किचन के अंदर इतने मज़ेदार गुलाब जामुन जो है वो तैयार होने जा रहे हैं। और गुलाब जामुन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जो रेसिपी हमारे शेफ़ जाज़िब ने आपको बताई है, मनोवन उसके ऊपर आपने अमल करना है। वो रेसिपी, वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, आपके गुलाब जामुन इतने मज़ेदार बनेंगे। क्योंकि मैंने अभी एक टेस्ट किया और मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक थोड़ी सी जल्दी आ जाए ताकि मैं जा कर के जो है वो गुलाब जामुन थोड़े से और टेस्ट कर सकूँ। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, आदिल मौजूद हैं और इनके साथ साथ हुज़ैफा मौजूद है। तो आदिल मुझे ये बताएगा, अब हम आते हैं आपकी ईदी के ऊपर। ये ज़रा चैप्टर लंबा है तो मुझे ज़रा क्यू कार्ड छुपा लेने दें। ये बताएं कि ईदी आपको मम्मा से ज़्यादा मिलती है, पापा से ज़्यादा मिलती है? मिलती तो पापा से ही है। पहले जब छोटे थे तब 500-800 तक थी, बाद में जाके 1000-1500 तक कर दी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपको ईदी मिलती है तो सबसे पहला, मतलब जब ईदी सबसे जमा हो जाती है, चाचू की तरफ से भी सबके पास जाके, जब आपको तीसरे दिन आपके पास बहुत सारी ईदी इकट्ठी हो गई, सबसे पहला जहन में सवाल क्या आता है कि कौन सी चीज़ का सबसे पहले ख़रीदूँगा? पहले तो अपने हिस्से के पैसे साइड पे जितने मम्मा को नहीं देने, उसके बाद उनमें से थोड़ी सी डोनेशन कर दी और बाकी अपने हिस्से की चीज़ें ले ली। जिस तरह कोई नया टॉय आ गया, कोई चीज़ पसंद आई। टॉय में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मतलब आपको जो है वो पसंद है, वीडियो गेम्स पसंद है, गेमिंग्स पसंद है, या कुछ कार्स पसंद है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो टॉयज़ में आपको सबसे? स्पोर्ट्स के, जिस तरह अगर कोई मतलब इतने पैसे हैं कि फुटबॉल या कोई हम लोग बैडमिंटन खरीद दें, या अगर गेमिंग की कुछ चीज़ है वो खरीद लें तो हम लोग वो खरीद लेते हैं। फिर उसके अलावा अगर कपड़ों का शौक नहीं है? नहीं, वो मम्मा के हाल है, मम्मा वो उनका डिपार्टमेंट है। मम्मा का डिपार्टमेंट है। अच्छा, ठीक है। कपड़े जो है वो नहीं, कई बच्चे होते हैं जो अपने लिए भी कपड़े जा कर के ख़रीदते हैं अपनी ईदी के साथ।
तो ख़ास तौर पर राना साहब आप बताएगा कि ईदी जब देते हैं तो आपकी तवक्को क्या होती है कि बच्चे जो है इस ईदी को कहाँ पर खर्च करें? जो एक तो आपने बड़ी अच्छी रविश आपने जो बनाई है वो ये है कि बच्चे डोनेट करते हैं, और जब खुद डोनेट करते हैं अपने पैसों में से डोनेट करते हैं तो उनको शेयरिंग करनी आती है। तो ये कैसे आपके आइडिया आया जहन में? बट साहब ये जो बच्चों की एज होती है ना, ये तरबियत वाली होती है। इस उम्र में आप जो इनको सिखा देंगे, जो इनके सामने करेंगे, सारी उम्र इनको ये चीज़ नहीं भूलेगी। वो समझ लें कि इनकी फितरत में, इनके ब्लड में वो चीज़ शामिल हो जाएगी। मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि बच्चों को पैसे दें, साथ उनको ये बताएं कि बेटा इनको शेयर करना है, बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। जिस तरह ये बड़ा है, इसको हमने ये समझाया कि आपकी छोटी बहनें हैं, आपने उनको ईदी देनी है। मेरे वालिदा ने मुझे बताया था, मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, एक ही मेरी बहन है, तो मेरी जो कज़न सिस्टर वगैरह हैं वो मुझसे बड़ी भी हैं, तो ये मेरे वालिदैन की तरबियत थी कि मैं जाके उनको ईद देता हूँ। इसी तरह हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि आपने बहनों को ईद देनी है, छोटे भाइयों को उनको ईद देनी है। इसको हम थोड़े से ज़्यादा दे देते हैं, इसकी फुफ्फो भी जो देती हैं वो भी इनको बताते हैं ये वाली चीज़ें। और साथ मैं रोज़ घर में 1000 के 10 रुपीज़ वाले जो नोट हैं ना वो लेके रख के जाता हूँ कि कोई बाहर बैल होती है। आजकल तो पता जो रमज़ान गुजरा है उसमें बहुत ज़्यादा मांगने वाले आते हैं, हम बच्चों के हाथ भेजते हैं। इनको ये बात समझाइए कि कोई भी आपके दरवाजे पे आ जाए, आपने उसको इनकार नहीं करना, आपने चिढ़ना नहीं है। ऐसा होता है ना कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको दरवाज़ा नॉक हुआ है गाड़ी का, तो आपको फीलिंग आती है कि इसको पैसे दे दो। और अक्सर ऐसा होता है गाड़ी का दरवाज़ा नॉक हुआ, आप मोबाइल पे बिजी हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं या आपका दिमाग किसी और जगह, इंसान है कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी आप इग्नोर कर जाते हैं तो आप दरवाज़ा नहीं खोलते या शीशे का विंडो रोल डाउन नहीं करते हैं। तो मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी, अब्बा वो विंडो खड़का रहा है, आप उनको पैसे दे दें। तो ये बच्चों के अंदर एक आदत डेवलप करनी चाहिए, लोगों का एहसास। जब बच्चों के अंदर एहसास पैदा होगा, सेंसिटिविटी पैदा होगी, तो वो दूसरों का एहसास करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ख्याल में तरबियत का हिस्सा है और राना साहब ने इस तरबियत के हिस्से को बखूबी निभाया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि खाने में आपको क्या पसंद है कि जो ईद के ऊपर आपकी डिमांड के ऊपर बनता होगा? असल में ये मीठी ईद होती है, इसमें तो यही चीज़ें होती हैं। और मुझे जो स्पेशली पसंद है वो मुझे मटन का जो पुलाव होता है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। स्वीट में आपको पता वही सेवइयाँ या किसी किस्म की चीज़ होती है। तो आज आपके गुलाब जामुन बन रहे थे। आदल जो है ये बड़ा फूडी किस्म का बंदा है, ये इसको खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अभी खिलाते हैं गुलाब जामुन, अभी खिलाते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, तभी आप मेरे ख्याल में भाभी को लेके नहीं आए, भाभी घर पे खाना बना रही हैं, वो खाना बना रही है और मटन पुलाव तैयार कर रही हैं और साथ में वो मीठा भी तैयार कर रही हैं। इस वजह से उनको लेके नहीं आए, उनको आप बच्चों को लेके आ गए कि चलो मैं चला जाता हूँ ताकि खाना मेरा डिस्टर्ब ना हो, तो आपको हम खाना खिला देंगे। ठीक है ना? तो ये बताएं कि रमज़ान के महीने में इस दफ़ा का रमज़ान खासा मुख्तलिफ रहा और इस दफ़ा की ईद भी खासी मुख्तलिफ है। हमें लोगों का एहसास करना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमने उन लोगों को साथ लेकर कर चलना है जो ईद अच्छी तरीके से नहीं मना सके। तो इस हवाले से एक फैसलाबाद के ताजिर बरादरी के लिए ईद की मुनासबत से पैगाम। हाँ जी, मैं यही बात ये कहता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है और आप इस ईद पे नहीं, ज़िंदगी का वैसे ही लुत्फ़ लेना चाहते हैं, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदाज होना चाहते हैं, उसको शेयर करें। आपके पास जो आ रहा है, जो मिल बांट के खाने में मज़ा है, उससे अल्लाह आपकी जो बरकत डालते हैं वो बात ही कुछ और है। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आना चाहते हैं, तो वो सुकून सिर्फ इसी चीज़ में आता है कि आप जितना आता है उतना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये वो यकीन अगर हमारे दिलों में आ जाए इस बात का कि अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है रिज़्क। यकीन नहीं ना आता, पता है कि यही बात है तो दोबारा आने नहीं है। अच्छा, यही वो बात है और हमने इसका बिल्कुल तजर्बा करके देखा है। यकीन करें, इसका तजर्बा करके देखा और अल्लाह ताला, यकीन पे अल्लाह ताला देता है। बस मैं तो इस बात में इस दफ़ा भी मैं सबसे यही अपील करूँगा, जितने आपके पास वसाइल हैं, सबसे पहले अपने अजीज़ व अकारब को देखें, उसके बाद अपने हमसायों को देखें और सबसे ज़्यादा जो हक़ बनता है उन मज़दूरों का, उन वर्करों का बनता है जो आपके लिए कमाई करते हैं। उनका भी पेट भरता है और आपका भी पेट भरते हैं। बिल्कुल, उनका ख्याल करें, उनकी हर गमी और खुशी में शामिल हों। सिर्फ यही चीज़ नहीं होती कि आप उनको पैसे दे दें, ज़कात वगैरह लोग निकालते हैं तो दे दिया, नहीं। उनके साथ मैंने बहुत सी इफ्तारियाँ जो है ना वो अपने वर्कर्स के साथ की, उनको जो खुशी होती है ना उनके साथ बैठ के, ये सहर और अफ्तार जो पूरा रमज़ान गुजर गया है,
हमने अपने वर्कर को सहर और अफ्तार का खाना देते अपनी तरफ से हर रमज़ान में। उनका किसी किस्म का खर्चा नहीं होने देते। वो होटल से आए, हम खुद पकवा के किसी पकवान से अगर देते हैं तो उनको एक अलहदा से ही खुशी होती है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि दिल खोल के खर्च करें। अगर आप सही मज़ा लेना चाहते हैं इस ईद की खुशी का हासिल करने के लिए, उससे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के, आपके माल में, आपकी औलाद के ये सारी ऐसी बरकतें डालेगा कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगी। बिल्कुल। तो राना साहब ये बता दीजिएगा कि बचपन की कोई ऐसी ईद जो गुजरी हो जो कि आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो, तो आज भी वो वाक़या आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर करते हो? हाँ जी भट्ट साहब, हम जो थे हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते थे। मुझे याद है कि हमारा कुछ ऐसा वक्त गुजरा था, मेरे वाला साहब जो वो जॉब पर्सन थे, हमारा ईद पे जो नया सूट होता था वो यूनिफॉर्म होता था। अच्छा। हाँ जी, मैं अपने बच्चों को ये बात बताता हूँ कि मैं खुद बजाते खुद पैदल चल के स्कूल जाता था, और जिन ये स्कूलों में पढ़ते हैं हम वहाँ पे खड़े होकर देखते होते थे कि ये कौन लोग जो गाड़ियों में उतर के इन स्कूलों में जाते हैं। तो आज हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं मेरे पास। बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि हम वो छोटी सी खुशी होती थी उस वक्त, तो खैर वो पैसे थोड़े थोड़े होते थे, वो बड़े होते थे। 5-10 रुपए मिल जाने तो बरकत होती थी उसमें पैसे की वैल्यू होती थी, पैसे बच भी जाते थे। बच जाते थे। मुझे याद है मैं टेक्निकल स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लास फेलो इस वक्त बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं। ठीक। उनके साथ जब बात होती है वो रुपया डाल के हमने नान टिक्की लेनी, वो बड़ी खुशी होती थी। बिल्कुल, वो खुशी होती थी। और यही बचपन की जो है, बचपन की बेसिकली ईद होती ही बचपन की है। बड़े जब हो जाते हैं तो फिर तो ईद ही देनी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ मामला निभाने होते हैं। तो असल में ईद जो होती है वो बचपन में ही होती है, जब ईदी मिलनी होती है और कड़क कड़क नोट आपके जेब में पड़े होते हैं और आप यूं चौड़े होकर चल रहे होते हैं। तो ये होती है ईद। तो इसके साथ साथ मैं अपने तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ, और इसके साथ साथ अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का।